हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि 5 जुलाई को सीटेट का पेपर प्रस्तावित है, तो उसके पर्पज़ से आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पर्यावरण सेक्शन से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Online study by KD. Like, subscribe and share and watching the video. आज का पहला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन 1 है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। दूसरा है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के मसूड़े में खून आता है, उसके मांसपेशियों और जोड़ों में भी दर्द रहता है। उसको डॉक्टर रसीले खट्टे फल, अमरूद, आंवला आदि खाने की सलाह देते हैं। वह व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है? ऑप्शन 1 है रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी है बेरी, ऑप्शन 3 है स्कर्वी और ऑप्शन नंबर 4 है क्वाशियोरकर। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। खाद्य संरक्षण की दृष्टि से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन 1 है आलू चिप्स, ऑप्शन 2 है दूध पनीर, ऑप्शन नंबर 3 है सेब जैम और ऑप्शन नंबर 4 है आम अचार। ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि आलू की चिप्स बनाकर रखा जा सकता है। ऑप्शन 3 सही है। इसमें प्रश्न क्या है? खाद्य संरक्षण की दृष्टि से कौन सा जोड़ा गलत है? खाद्य संरक्षण का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को संरक्षित करके लंबे समय तक रखना। तो आम का अचार बना के रख सकते हैं, सेब का जैम बनाकर रख सकते हैं, लेकिन और पनीर का जो जोड़ा है यह गलत है। दूध का पनीर बनाकर लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, तो यही जोड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्टर मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, साथ ही गुड़ आंवला और दही पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। वह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन 1 है मलेरिया, ऑप्शन नंबर 2 है एनीमिया, ऑप्शन नंबर 3 है बुखार, ऑप्शन नंबर 4 है मियादी बुखार। एक मरीज डॉक्टर को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है, साथ ही गुड़ आंवला पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। वह रोगी किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो यह है एनीमिया, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है, आंवला में भी आयरन पाया जाता है। आयरन की चीज़ें खाने का उसको सुझाव दिया गया, जिससे पता चलता है कि उसके शरीर में आयरन की कमी है। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। राम ने मोहन से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं काफ़ी बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। राम किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन 1 है मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर 2 है मलेरिया, ऑप्शन नंबर 3 है हैजा और ऑप्शन नंबर 4 है अतिसार। कौन सा सही हो जाएगा? मुझे बुखार है, इसने कहा, रोगी ने कहा मुझे बुखार है, मैं काफ़ी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। राम किस रोग से पीड़ित हो सकता है? यह सब मलेरिया के लक्षण होते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्टर ने रोगी से कहा
कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? ऑप्शन 1 है चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन 2 है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं। ऑप्शन नंबर 3 है गुड़, नींबू, मटर। और ऑप्शन 4 है आंवला, दही, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़। ऑप्शन 1 में चावल, चीनी, आंवला दिया हुआ है। चावल और चीनी में आयरन नहीं पाया जाता, इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरे में हरी पत्तेदार सब्जियां और गेहूं खाने की सलाह दी गई है। गेहूं में उतनी ज़्यादा आयरन नहीं पाया जाता है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 में गुड़, नींबू, मटर दिया गया है। नींबू और मटर में आयरन नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 4 आंवला, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, यह राइट हो जाएगा। छठवें का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो छोटे कीड़े मकोड़े, चूहे, छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। यह पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन 1 है बिहार। ऑप्शन नंबर 2 है असम। ऑप्शन नंबर 3 है मेघालय। और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यह मेघालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का मुख्य थीम नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है भोजन। ऑप्शन 2 है संबंध। ऑप्शन नंबर 3 है आश्रय। ऑप्शन नंबर 4 है जल। पहले जान लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के मुख्य थीम क्या है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य थीम है भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, परिवार एवं मित्र, और हम जो सोचते एवं खोजते हैं। 5 मुख्य थीम पर्यावरण की है, जिसमें से परिवार एवं मित्र का 4 उप थीम है। पहला है संबंध, दूसरा है कार्य एवं खेल, तीसरा है पशुएं, चौथा है पौधे। इसमें पूछा है पर्यावरण अध्ययन का मुख्य थीम नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य थीम नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य थीम है भोजन, आश्रय, जल। जो संबंध है वह परिवार एवं मित्र का उप थीम है, इसलिए यह पर्यावरण अध्ययन का मुख्य थीम नहीं है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, संबंध। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं? ऑप्शन 1 है मैना। ऑप्शन 2 है हाथी। ऑप्शन नंबर 3 है खरगोश। और ऑप्शन नंबर 4 है बाघ। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, बाघ। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास करता है। दूसरा है वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवर की अपनी भाषा है। ऑप्शन नंबर 3 है मच्छर मनुष्य के तापमान और पैरों के गंध द्वारा पहचान लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है लगभग सभी पक्षी अपनी पुतली घुमा सकते हैं। जैसा कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है स्लॉथ लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर निवास करता है, यह राइट है। इसमें असत्य कथन पूछा है क्योंकि यह तो सही है। स्लॉथ अपने जीवन में लगभग 40 वर्ष तक जीता है वह, और अपने पूरे जीवन में 8 पेड़ों पर निवास करता है। लगभग वह एक पेड़ पर 5 साल तक रहता है और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ों की पत्तियां खाकर जीवित रहता है। और यह हफ्ते में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरता है। और यह
पेड़ में उल्टा लटक कर सोता है। ऑप्शन सेकंड है, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी भाषा होती है। यह भी राइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, मच्छर मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों के गंध द्वारा पहचान लेते हैं। ये भी राइट है। लगभग सभी पक्षी अपनी पुतली घुमा सकते हैं। दोस्तों, पक्षियों की पुतली नहीं घूमती, इसलिए वह अपनी गर्दन को अत्यधिक इधर उधर हिलाते डुलाते रहते हैं। इसलिए यह इसमें असत्य कथन पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है चील, बाज, गिद्ध। ऑप्शन नंबर 2 है कौवा, मोर और मैना। ऑप्शन थर्ड है कौवा, चील, बुलबुल। ऑप्शन नंबर 4 है बाज, कबूतर और तोता। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। चील, बाज और जो गिद्ध होते हैं वह हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जागते हैं। यह जानवर हर चीज को जिस रंग से देखते हैं वह रंग है। ऑप्शन नंबर 1 है बैगनी और नीला। ऑप्शन 2 है हरा और पीला। ऑप्शन नंबर 3 है लाल और हरा। ऑप्शन नंबर 4 है काला और सफ़ेद। कुछ जानवर रात में जागते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? कुछ जानवर रात में जागते हैं। यह जानवर हर चीज़ को जिस रंग से देखते हैं वह रंग है। जो भी रात्रिचर पक्षी या जानवर होते हैं वह सिर्फ काला और सफ़ेद देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, काला और सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है कौवा। ऑप्शन 2 है कोयल। ऑप्शन नंबर 3 है मैना और ऑप्शन नंबर 4 है उल्लू। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। जो उल्लू होता है वह काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे तक यानी 360 डिग्री तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? ऑप्शन 1 है छिपकली। ऑप्शन नंबर 2 है मेढक। ऑप्शन नंबर 3 है दोनों और ऑप्शन नंबर 4 है दोनों में से कोई नहीं। जो छिपकली होती है और मेढक, ये दोनों अपने शिकार को अपने जीभ द्वारा पकड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मल मूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कुत्ता। ऑप्शन नंबर 2 है शेर। ऑप्शन नंबर 3 है बाघ और ऑप्शन नंबर 4 है सभी। दोस्तों, कुत्ता, शेर और बाघ जो होते हैं वह अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र के गंध से पहचान लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 है सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है व्हेल मछली और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र के बाहर आते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है सांप फेफड़े से सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। दोस्तों, जब पौधे रात में श्वसन करते हैं तो रात में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जब दिन में सांस लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तब वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए यह राइट होगा। जब पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, क्योंकि वह रात के समय ऑक्सीजन गैस लेते हैं और दिन में
ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन गैस तो लेते हैं, ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है व्हेल मछली और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र के बाहर आते हैं, ये राइट है। सांप फेफड़े से सांस लेते हैं, ये भी राइट है। इसमें असत्य कथन पूछा है, तो इसमें सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यह गलत हो जाएगा क्योंकि सभी जीव जंतु परपोषी होते हैं। वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों से ग्रहण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 है वह आसमान में ऊपर उड़ते हैं। ऑप्शन 2 है वे अपनी गर्दन घुमाते रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है इनके सिर के दोनों तरफ आँख होती है। और ऑप्शन नंबर 4 है इनकी आँखें छोटी होती है। नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वह बहुत तेज उड़ते हैं, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, वह आसमान में ऊपर उड़ते हैं। उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। अगला क्वेश्चन है उल्लू सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाता है क्योंकि यह है। ऑप्शन नंबर 1 है नभचर। ऑप्शन 2 है रात्रिचर। ऑप्शन नंबर 3 है उभयचर। और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें से कोई नहीं। उल्लू रात्रिचर है, इसलिए उसको सिर्फ काला और सफ़ेद दिखाई देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि अधिकतम पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन 1 है इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय में फोकस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर रहते हैं और घूम नहीं सकते। ऑप्शन नंबर 3 है इनके कान ढके होते हैं और वह उड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। पक्षी अपनी गर्दन इसलिए घुमाते रहते हैं क्योंकि इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, उनकी आंखें स्थिर रहती है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर रहते हैं और घूम नहीं सकते, इसलिए वह किसी चीज़ को देखने के लिए अपने गर्दन को इधर उधर हिलाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा। ऑप्शन नंबर 1 है बंजर हो जाती है। ऑप्शन 2 है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। और ऑप्शन नंबर 4 है मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से, बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा बंजर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें रिक्त स्थान भरना है। इसमें क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है पाठ के अंत में। ऑप्शन नंबर 2 है प्रकरणों में अंतःनिर्मित। ऑप्शन 3 है पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर। ऑप्शन नंबर 4 है इकाई के अंत में। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। प्रकरणों में अंतःनिर्मित पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों के प्रकरणों में अंतःनिर्मित में उपलब्ध कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को ऑप्शन 1 है विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन 2 है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन 3 है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन 4 है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए।
विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण की शिक्षा को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा की सबसे प्रभावशाली विधि प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में ज्ञान की प्राप्ति स्वयं द्वारा करके की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इसमें डॉट 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 का प्रयोग करना, किसका प्रयोग करना चाहिए बच्चों के स्तर का आकलन करने के लिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन 1 है आवधिक परीक्षाएं, ऑप्शन 2 है गृह कार्य, ऑप्शन नंबर 3 है योगात्मक कार्य और ऑप्शन नंबर 4 है पोर्टफोलियो। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पोर्टफोलियो है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन 2 है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, अर्थात यह किसकी ओर संकेत करता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन 1 है वैयक्तिक विभिन्नता, ऑप्शन नंबर 2 है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन नंबर 3 है निरंतरता और ऑप्शन 4 है अंतः संबंध। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। वैयक्तिक विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता से तात्पर्य यह होता है कि जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के वर्ग पर लागू है। अतः वैयक्तिक विभिन्न सिद्धांत के अनुसार सीमा तथा लीना के बीच जो भिन्नता है कि सीमा किसी पाठ को रटकर याद कर लेती है, वही लीना जो उसी पाठ को चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद समझती है, यह वैयक्तिक विभिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। इसमें पूछा है किसके अलावा निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ऑप्शन 1 है समस्या, ऑप्शन नंबर 2 है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन 3 है निर्देशित खोज, ऑप्शन नंबर 4 है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की अन्य विधियां हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर उनमें सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पना स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। इसमें पूछा है किसमें सहायता करता है, कहानी कथन का प्रयोग करना किसमें सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, ऑप्शन 2 है
पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। ऑप्शन थर्ड है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन फोर है विद्यार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथनों का प्रयोग करने से बालकों में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा मिलता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है? तो नंबर वन है बोलने, ऑप्शन नंबर सेकंड है बोलने और सुनने, ऑप्शन थर्ड है पढ़ने, ऑप्शन नंबर फोर है सुनने। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, पढ़ने की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया को 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना। रुडोल्फ ने 1857 में से डिसलेक्सिया नाम दिया। वास्तव में यह अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्यांकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में या देखने या सुनने की गैर न्यूरोलॉजिकल कमी या अपर्याप्त पाठन निर्देशों जैसे अन्य कारणों से उत्पन्न पाठन कठिनाइयों से अलग है। यह इस बात का सुझाव देता है कि बुद्धि द्वारा लिखित और भाषित भाषाओं को संशोधित करने में अंतर के कारण डिसलेक्सिया होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है ऑप्शन वन है उच्च नैतिक विकास, ऑप्शन सेकंड है समूह में द्वंद्व, ऑप्शन नंबर थर्ड है गहन प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर फोर है उच्च उपलब्धि और स्वर गरिमा। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक समय वाले छात्र छोटे छात्र व कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका मुख्यतः कारण यह है कि वह अधिक उपलब्धि कर चुके होते हैं या अपना आत्मज्ञान दिखाते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर फोर राइट हो जाएगा। Online study by Katie. Like, subscribe and share and watching the video.